हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ये केवीएस में जो केवीएस हिंदी के लिए ये क्लास 5th की समरी है, ठीक है, रिमझिम की। और इससे पहले मैंने 2nd, 3rd, 4th की समरी करवा दी है और अच्छा लग रहा है देख करके कि आप लोगों को वो समरी जो मैंने स्टोरी टेलिंग की है वो आपको पसंद आ रही है। और इसमें भी आप उम्मीद है कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करिए, और नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है राख की रस्सी। राख की रस्सी चैप्टर का नाम है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ये है कहाँ की? तिब्बत की लोक कथा है, ठीक है। एकदम स्टोरी टाइप में है। पिक्चर्स को मैं इसलिए रखती हूँ ताकि वो पिक्चर ही उस टाइम आएंगी आपके टाइम। क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वह तो क्वेश्चन आंसर वाइज पूछे जा रहे हैं या तो शीर्षक से पूछे जा रहे हैं, तो शीर्षक जरूर याद रखिएगा और अच्छे से फिर सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि लोनपो गार नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो कि गापो, ये सोनगवसेन जो राजा थे वहाँ तिब्बत के 32वें राजा, उनके मंत्री थे। ये बहुत चालाक थे, लेकिन इनको एक बहुत चिंता थी। इनकी चिंता ये थी कि इनका बेटा बहुत ही भोला था। अब ये बहुत भोला, होशियारी उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। तो एक दिन करते क्या है, अपने बेटे को कुछ 100 भेड़ दे देते हैं और कहते हैं कि ना तुम्हें इसे मारना है ना इसे बेचना है, और तुम जाओ और वहाँ से 100 जौ की बोरी लेकर के आओ। देखो यहाँ कहते हैं, ये लाइन लिखी हुई ना, इन्हें वापस लाना। 100 मतलब वो जो भेड़ लेके जा रहे हो उन्हें वापस भी लाना और 100 जौ के बोरों के साथ लाना। अब ये बहुत दुविधा में पड़ जाता है। तो इनका जो बेटा होता है वो बहुत दुखी होकर के जाता है शहर में और वहाँ बैठ जाता है। उतने में एक लड़की आती है, वो कहती है क्यों दुखी हो? तो बेटा पूरी कहानी बताता है। तो लड़की कहती है ठीक है, मैं मेरे पास इसका सोल्यूशन है। मैं इन भेड़ों के, देखिए भेड़ है ना, मैं इन भेड़ों के बाल बेच दे रही हूँ, तुम्हारे 100 जौ के बोरे हो जाएंगे, चले जाने लेकर के। वो यही करता है, भेड़ के बाल बेच देता है और फिर 100 जौ के बोरे लेके वापस चले जाता है। उसको लगता है कि पापा खुश होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो फिर गुस्सा आ जाते हैं कि बताओ तूने वो बाल बेच दिए। फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ, और उसके अब की बार जो है बाल वाल नहीं काटना, सीधे सीधे 100 के जौ के 100 बोरे तुमको लाने हैं। फिर जाता है, निराश बैठ जाता है उसने, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि वो लड़की वहाँ फिर आएगी। अब लड़की आती भी है, लड़की कहती है ठीक है मेरे पास एक और तरीका है, तुम इनकी सींगें काट के बेच दो, फिर तुम्हारे बोरे हो जाएंगे जौ के। तो फिर लेके चला जाता है। अब की बार ये पूरी जा करके कहानी बता देता पिता को कि वहाँ एक लड़की मिलती है, लड़की मुझे हेल्प करती है इसकी वजह से। तो ये क्या करते हैं, जो क्या नाम था इनका, अरे मेन लोनपो गार, ठीक है, लोनपो गार जो उनके पिता होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मैं टेस्ट करूँगा, अच्छा देखते हैं इस बार लड़की कैसे वो बचती है मुझसे। तो लोनपो गार बोले कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे, ठीक है। उन्होंने मतलब टेस्ट करने का सोचा। तो वो लड़का गया लड़की के पास, उसने पूरी बात बता दी, मेरे पिता ने ये शर्त रखी है। तो लड़की ने कहा ठीक है मेरी भी एक शर्त है कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। तो मतलब उनके पिता भी कहते हैं यार बनाना ही संभव नहीं है, क्या बनाएगी और क्या हम पहनेंगे। कहते ठीक है मुझे शर्त मंजूर है। तो लड़की बहुत दिमाग वाली होती है, वो कहती है, करती क्या है, वो 9 हाथ की एक लंबी रस्सी लेती है, उसको पत्थर पे रखती है, इसे पत्थर पे इसे रस्सी रखा और जला दिया। अब जब जलाएंगे तो वो राख वहीं तो बच जाएगी ना, ठीक है, वहीं राख बच गई। अब वो पत्थर उठा करके ले गई उनके पिता के पास, लोनपो गार के पास। वो कहती कि लीजिए रस्सी पहनिए। वो मतलब इसकी समझदारी के बहुत कायल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि फिर आखिरी में अपने बेटी की शादी करवा देते हैं उनसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टोरी है राख की रस्सी। आई होप आपको समझ में आई होगी, अच्छी स्टोरी है काफ़ी। और उसके अच्छा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको एक काम की चीज़ बताऊँगी, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है नन्हा फनकार। नन्हा फनकार एक लड़का होता है, बहुत छोटा सा 10 साल का होता है, उसका नाम केशव होता है। बस ये मेन नाम याद रखिएगा। केशव वाले चैप्टर में जो लड़का है, पात्र कौन कौन है इस पात्र में, इस चैप्टर के पात्र में केशव है। अच्छा पात्र जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पात्र दे देता है और फिर कहता है शीर्षक का नाम बताइए। तो केशव है, बादशाह अकबर है, उनके पिता हैं, इस तरीके से। तो इसके चैप्टर का नाम है नन्हा फनकार। तो ये क्या करता है, ये इस नक्काशी का काम करता है, जो डिज़ाइन वगैरह दी जाती है ना, तो बहुत बारीक वाली डिज़ाइन होती है, घंटी पे देना वो नहीं दे पाता है इतना, लेकिन हाँ मतलब मोटा मोटा जितना काम होता है वो कर लेता था। तो एक दिन अचानक वो कर रहा होता है, और ये कहानी होती है, इनके जो मम्मी पापा होते हैं गुजरात से आगरा आए होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात से आगरा आए होते हैं। उसी समय आगरा बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। तो आगरे का किला बन रहा था, वहीं वो काम कर रहे थे, और फिर देख रहे हैं कि जो सीकरी है वहाँ पे भी उनका पुश्तैनी घर था, ठीक है। तो ये देखिए, उससे गुजरात के
मौका ही नहीं मिला। एक मिनट, उसे गुजरात के पुश्तैनी गाँव को जाने के, मतलब गुजरात में पुश्तैनी गाँव था और आगरे की गलियाँ और अब सीकरी, बस यही उसका घर था, क्योंकि आगरे के पास ही फतेहपुर सीकरी पड़ता है। तो वहीं पे ही क्योंकि फतेहपुर सीकरी आपको पता था ना, ये वो सलीम चिश्ती थे जिनके लिए उन्होंने वहाँ पे नगर स्थापित किया था। तो वही सब हो रहा था वहाँ पे काम। अब होता क्या है, ये अपना काम कर रहे होते हैं, अचानक से एक आदमी आता है और लाल पगड़ी में, और उससे पूछने लगता है। अब मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। ये जो लाल पगड़ी वाले हैं बादशाह जी हैं, और कहते हैं कैसे कर रहे हो ये वो, तो बता रहा होता है कि हाँ ऐसे किया जाता है। तो इतने में एक सिपाही आता है और डांटता है, कहता है तुम्हें बिल्कुल भी अकड़ नहीं है क्या, तुम बैठे हुए हो, ये बादशाह सलामत है। तो ये भी उठ जाता है, कहता है कि मतलब एकदम डर जाता है। तो ये बादशाह जी क्या करते हैं, बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं कि बच्चा अपने काम में लगा हुआ है, 10 साल का है, अपना भी बहुत मतलब सेखबाजी करते हैं कि हम भी 13 साल में युद्ध करने चले गए थे, ऐसा कुछ। तो ये क्या करते हैं, सिपाही को भगा देते हैं, कहते हैं कि तुम जाओ, मुझे यहीं रहना है, मुझे इससे बात करनी है। तो इनके साथ ही बैठ करके इस लड़के के साथ बैठ करके वो भी नक्काशी सीखने लगते हैं। कहते हैं क्या तुम मुझे सिखाओगे। लड़का भी अपना मतलब क्योंकि ये ढंग से कर तो पाते नहीं है, तो बार बार डांटते हैं कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। डांटने का सेंस मतलब टोकते हैं कि ऐसे नहीं, बहुत क्योंकि नक्काशी में होता क्या है कि कोयले का यूज़ किया जाता है। कोयले से पहले आपको निशान बनाया जाता है, उसके ऊपर हल्के हल्के, तो जब ये हल्के हल्के हथौड़ी छेनी मारते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो कहते हैं ऐसे नहीं करना है। तो इस तरीके से राजा बहुत खुश होते हैं कि ये अपने काम में लगा हुआ है। फिर फाइनली राजा कहते हैं कि मैं तुम आगे जाके बहुत बड़े फनकार बनोगे, और अभी जो किला वगैरह बनेगा या मेरा जो कारखाना होगा, मेरे कारखाने में तुम्हें काम मिल जाएगा, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। अब ये सब आसपास के लोग देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। इतने में ये भैया सीधी सी बात है, कोई भी फेमस हो जाएगा उसको रात में नींद थोड़ी ना आएगी। तो अपने पिता से बात कर रहे होते हैं कि वे सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं। तो बताते हैं, आप लोगों को स्टोरी पता होगी कि जो बादशाह का जो आगरा वाला तो किला होता ही होता है, लेकिन क्योंकि इनकी संतानें नहीं हो रही होती हैं, तो ये सलीम चिश्ती के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो सलीम चिश्ती जी से इनको 3, फिर फाइनली पहले सलीम होते हैं, फिर मुराद और फिर दानियाल, ऐसे करके 3 होते हैं, लेकिन मेन सलीम थे इनके, जिनको इनके वंश माने जाते थे, जिनको उनकी गद्दी मिली थी। तो इस तरीके से ये वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में किला बनवाने लगते हैं, क्योंकि सलीम चिश्ती से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये बस इतनी सी स्टोरी है। केशव नाम याद रखिएगा, बादशाह सलामत, और फेमस हो जाते हैं, नक्काशी करता है लड़का। और क्या नाम है चैप्टर का नाम, फनकार करके है, छोटे नन्हा फनकार। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है जहाँ चाह वहाँ रहा। यहाँ पे इस स्टोरी में दिखाया गया है कि एक विकलांग महिला होती हैं, जिन्होंने अपने मतलब इतने उनके अंदर डेडिकेशन होता है कि वो कुछ कर दिखाती है। तो यहाँ पे स्टोरी इनकी है, इनका नाम है इला। ठीक है, ये इला कहाँ की रहने वाली है, गुजरात की रहने वाली है, बस याद रखिएगा। गुजरात के राजकोट गांव में अपना मतलब नाना के यहाँ उनका बचपन बीता है। तो बचपन में स्टार्टिंग में इनके बारे में ये बताया गया कि खेलना चाहती थी, लेकिन मतलब क्योंकि इनका हाथ नहीं उठता था, इसकी वजह से प्रॉपर, जैसे मान लीजिए झूले वूले खेलना पसंद था। ये देखिए यहाँ ये लाइन है, यही लाइन मान लीजिए आ जाएगी, कहा जाएगा चैप्टर का नाम क्या है। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आई हो रहा है। मतलब क्या होता है, सावन के टाइम में झूला पड़ता है, तो झूले के टाइम में पैंगे मारी जाती हैं या फिर झूला जाता है, तो उस टाइम पे ये इनके हाथ उठने की वजह से ये नहीं खेल पाती थी। उसी तरह जब दौड़ होती है, तो दौड़ में भी हम लोग क्या करते हैं, पकड़म पकड़ाई में दौड़ तो ये लेती थी क्योंकि पैर इनके चलते थे, लेकिन जब थप्पा मारना होता है, थप्पा का मतलब जब हाथ पास करना होता है, और जो पास करते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे ये नहीं कर पाती थी। तो इस चीज़ का इन्हें बहुत दुख होता था। फिर भी इन्होंने पढ़ाई का सोचा, फिर ये पढ़ने गई और 10वीं क्लास में फेल हो जाती हैं। अब इसका रीज़न भी होता है कि इनको पता ही नहीं होता है कि इनके पास इनको एक्स्ट्रा समय भी मिल सकता था अगर ये चाहती तो, और दूसरा इनको लिखने के लिए कोई ना कोई एक साथ में जो स्क्राइब होता है वो भी मिल सकता था, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं पता थी। फिर इन्होंने, क्योंकि इनका बचपन माँ और दादी के साथ ही बीता था, तो यहाँ पे कसीदाकारी जो साड़ियों पे जो डिज़ाइन वगैरह नहीं बनती है, जंजीरी वगैरह वैसे करके, तो वो कसीदाकारी ये देखती थी कि रेशम की सुई में रेशम पिरोने वाला पूरा काम करके धीरे धीरे इन्होंने ठान लिया कि मुझे भी यही करना है, और फाइनली ये करने लगी, और आखिरी में फेमस हो गई कि इनकी जो बनाई हुई जो डिज़ाइन थी उसकी क्या बोलते हैं, म्यूज़ियम वगैरह में उसकी झलक लगाई गई, और उसके बाद ये फेमस हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ है कि उनके पास इतनी सारी दिक्कतें थी, फिर भी वो उन्होंने कुछ कर दिखाया, और हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है, फिर भी हम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है चिट्ठी का सफ़र। तो इसमें वही चिट्ठी के बारे में बताया गया कि चिट्ठी में अलग अलग जो डाक होते हैं, पत्र जो पता लिखा रहता है, पिन कोड क्या होता है। तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी अगर आपको नहीं पता है। जैसे यहाँ लिखा है कि अंदर जो पत्र पे लिखा था कि महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, और इधर देखिए पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे नई दिल्ली ऐसे करके। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो पता होता है, पता छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई तक, मतलब जो घर का पता होता है, घर का जो नंबर होता है, फिर गली, फिर मोहल्ला, फिर मतलब ब्लॉक, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका स्टेट, है ना, इस तरीके से पूरा होता है। फिर फाइनली पिन कोड लिखा होता है। अब पिन कोड की पूरी कहानी जानते हैं कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में डाक तार विभाग द्वारा हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1972 में हुई थी। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर कितने नंबर का होता है? ये 6 डिजिट का होता है। अब 6 डिजिट का होता है। अब यहाँ इन्होंने थोड़ा सा बताया, इतना मुझे नहीं लगता इतना जानने की ज़रूरत है, बस आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। फिर फाइनली कह रहे हैं कि कुछ लोगों को टिकट संग्रह करने का शौक होता है, और आप कबूतरों का बताया गया कि पुराने टाइम में कबूतर का यूज़ होता था, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अभी भी कबूतरों का यूज़ हो रहा है पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और प्रेजेंटली कबूतर, जैसे अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हवाई जहाज़, पानी के जहाज़, इनके द्वारा आपके मनी ऑर्डर या ईमेल, बधाई कार्ड, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके द्वारा। सबको ये तो बेसिक नॉलेज है, लेकिन कबूतर वाली जो मेन लाइन है वो आपको जाननी चाहिए कि उड़ीसा में एक हमूर नाम के कबूतर होते हैं, जिनका उपयोग एक दुर्गम जो इलाके होते हैं वहाँ पे संदेश पहुँचाने के लिए किया जाता है। इनका जीवन काल 15 से 20 साल होता है, और 8 से 10 साल तक ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में ये 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर लेते हैं। अब ऐसी कहानी एक और मिलती है कि जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा वाला वर्ल्ड वॉर, तो उस टाइम पे एक कबूतर ही ऐसा था जो संदेश पहुँचाने का काम करता था। इसका वर्णन एक किताब में, ग्रेनेक नाम की किताब है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो एक हमूर कबूतर का नाम याद रखिएगा, पिन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, और 6 डिजिट का नंबर होता है। बस ये चैप्टर खत्म, इसमें कुछ खास था नहीं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है वे दिन भी क्या दिन थे। अब ये चैप्टर पढ़ के ना मुझे लगा कि शायद इस चैप्टर में कुछ मिसप्रिंट है, आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। यहाँ पे एक लड़की है जो अपनी डायरी लिख रही है, उस डायरी में उसने जो डेट डाली है वो डाली है 17 मई 2155, यानी कि 2155। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये कुछ मिसप्रिंट है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो चल रहा है 2023 ही चल रहा है, और ये इतना डेट आगे क्यों। फिर पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि स्टोरी आगे की ही बताई गई कि आगे जाके ये होने वाला है। तो असल में होता क्या है, इसका एक भाई होता है रोहित, उसको अचानक एक दिन कोई किताब मिल जाती है। अब ये किताब कुम्मी के दादा ने बताया था। ठीक है, किताब बहुत पुरानी होती है, तो उसके दादा का मतलब हम लोगों के टाइम की बात की जा रही है, कि वो बता रहे हैं कि हम लोग के टाइम में किताबें होती थी, उस पर छपा रहता था पूरी स्टोरी, उसको पढ़ते थे, और फिर मतलब पेज पलटना पड़ता था, ये सब चीज़ें। तो कहती कि अरे मतलब फिर ये तो कितनी सारी किताबें बेकार हो जाती होंगी इस तरीके से, क्योंकि इनके टाइम में क्या हो गया है, इस जो 2021-55 जो ये साल चल रहा है, इनके टाइम में एक मशीन है, उस मशीन से ही ये लोग पढ़ते हैं। उस मशीन में एक छेद है, उस छेद में ही होमवर्क डालते हैं, चेक करते हैं, और इनकी समझ के अनुसार वो मशीन पढ़ाती है। तो इनके लिए बहुत ताज्जुब की बात होती है कि उस किताब में जब ये लिखा हुआ मिलता है कि पहले के टाइम में स्कूल कैसे थे, क्योंकि इनके लिए तो पूरा टेलीविज़न पे ही ये पढ़ते हैं। मतलब इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें दिखाया गया है कि आगे जाके ऐसा हो जाएगा कि, और ये मतलब ये भी थोड़ा सा आखिरी में ये मतलब उदास भी होती है कि कितना अच्छा होगा ना कि उस टाइम पे स्कूल कि बच्चे सब सारे एक एज ग्रुप के सारे बच्चे साथ में पढ़ते होंगे। मतलब उस बुक में ये चीज़ लिखा था कि एक एज ग्रुप के सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जो टीचर हैं वो इस मतलब ह्यूमन बीइंग है, और जबकि इसके टीचर कौन हो चुके हैं, रोबोट हो चुके हैं। और इस मशीन में कुछ गड़बड़ होती है तो एक अध्यक्ष होता है, उसको बुलाया जाता है और मशीन के पुर्जे चेंज कर देता है। तो बहुत मतलब ये बहुत फ्यूचर को लेकर के ये पूरा चैप्टर बनाया गया है। याद रखिएगा, पात्र के नाम है कुम्मी और रोहित, और माँ होती है तो माँ का कोई नाम नहीं दिखाया गया, और वे दिन भी क्या दिन थे। चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में कवर करने के लिए मुझे शॉर्टकट में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे याद रखिएगा, फ्यूचर ओरिएंटेड जो चैप्टर है वो यही है, वे दिन भी क्या दिन थे। अब नेक्स्ट चैप्टर है एक दिन की बादशाहत। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि हम लोगों के साथ कभी ना कभी हुई है। इसमें होता क्या है कि आरिफ और सलीम नाम के 2 भाई होते हैं, जिनको बहुत दिक्कत होती है कि कुछ भी करते होते हैं घर में टोक दिया जाता है, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। हम लोगों के साथ भी होता था भाई, बाहर ना जाना, पाबंदी होती थी कि अगर रुपये मांगते हैं तो करनी का क्या करोगे, है तो मतलब खाने भर का तो है ही है, ये सब चीज़ें, और कुछ भी ढंग का मिलता नहीं था। तो एक दिन ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ये कहते क्या हैं, अपने पिताजी से कहते हैं, पापा से कहते हैं कि हमें
हमें एक दिन की बादशाहत दे दीजिए, मतलब हमको अधिकार दे दीजिए, अपने सारे घर में दादी, मम्मी, दीदी और भाई के सबके अधिकार दे दीजिए और आप हम लोग की जगह पे आ जाइए। तो पता नहीं इनके पिताजी कैसे मूड में होते हैं, वो भी दे देते हैं। ठीक है, तो अगले दिन ये लोग वैसे ही एकदम सेम अपनी मम्मी जैसा, दादी जैसा बिहेव करने लगते हैं। ये मम्मी से सुबह सुबह कहते हैं कि उठो चलो नाश्ता बनाओ। तो अब ये अम्मी तो गुस्से में होंगी, लेकिन फिर याद आता है कि मेरे तो अधिकार छिन गए हैं, तो उठती हैं भैया नाश्ता वास्ता बनाती हैं। फिर दादी भी यही कर रही होती है, दादी अपना हरीरा पी रही होती हैं, तो कहता है कि ज़्यादा ना पियो वरना पेट फट जाएगा। फिर उस समय भी वो झिलझिला के रह जाती है, बस मारती नहीं है। फिर नाश्ते पे मेज़ पर आया तो वहाँ जो खानसामा होता है जो उनके यहाँ खाना बनाता है, तो उससे कहता है हमारे सामने अंडे और मक्खन रखो और दलिया और दूध और बिस्किट इनको दे दो। मतलब जैसे उन लोगों को रोज़ दलिया दूध मिलता था, बेमन से बेचारे खाते थे, तो आज उन्होंने सबको खिलाया ये। फिर यहीं तक ये लोग नहीं रुके, फिर इनकी अपनी अम्मी से कहते हैं कि मतलब वो खाने ही जा रही होती हैं, बट टोक देते हैं, कहते हैं कि अपने दाँत देखिए, इतना पान खाती हो दाँत गंदे हो गए। तो मतलब अम्मी कहती कि अभी तो दाँत मांज के आए हैं। कहते नहीं नहीं चलिए उठिए उठिए, तो ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता है गुसल खाने में और दाँत मांजने को कहता है। तो इतना सब देख के लोग हंसने लगते हैं कि मतलब एकदम सेम वो लोग वैसे ही नकल कर रहे होते हैं जैसे इनके बड़े इनसे करते थे। फिर अब्बा जी से भी ये लगाते हैं, कहते हैं कि बाल बड़े हो गए, सेव नहीं किया है, कल कपड़े पहने थे आज इतने मैले हो गए, अभी तक बताओ कपड़े नहीं बदले। तो ये भी सब सुन के सब हंसने लगते हैं कि देखो अच्छी नकल कर रहे हैं। तो मतलब ये ओवरऑल इस चैप्टर में यही है कि वो कुछ ना कुछ कह के नकल करते रहते हैं। जैसे पिता गज़ल कर रहे होते हैं तो उतने में कहते हैं कि बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। तो इस तरीके से मतलब टोकते हैं। अब उस समय क्योंकि कई लोग बैठे होते हैं तो कुछ कह भी नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं कि पिताजी कहते हैं 5 रुपये दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। रजिया से मतलब उनकी बहन से कहते हैं। तो ये कहते हैं 5 रुपये का क्या करेंगे, कार में तो पेट्रोल है ही है। तो ये सेम अब्बा की नकल करते हैं जब अब्बा इनसे कहते थे इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। तो इसी तरीके से मतलब ये कई सारी चीज़ें हो जाती हैं कि माँ हुक्म देती हैं कि ये बनेगा खाने का, तो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं बनेगा, मीठे में सब बनेगा, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, इस तरीके से। फिर अपनी बहन को भी इस तरह ही आखिरी में दिखाया गया है कि अपनी बहन को भी डांटते हैं कि साड़ी, वो स्कूल में कुछ फंक्शन होता है, साड़ी पहन के जा रही होती है, तो कहते हैं कि साड़ी पहन के क्या करोगी और ये सब चीज़ें। तो फाइनली होता क्या है, अगले दिन सुबह आँख खुलती है तो लोगों को एहसास हो चुका होता है कि हम लोग बहुत सलीम और आरिफ को डांटते हैं। तो सब एक लोग मेज़ सजाए, नाश्ते सजाए बैठे होते हैं, एक लोग मीठी चीज़ बनाए बैठे होते हैं, तो एक लोग मेज़ पर तबला सजाए बैठे, उनका भाई होता है मेज़ पर तबला लगा के बैठा होता है उनकी मतलब उनको सुकून देने के लिए। तो इस तरीके से और चवन्नी उनको आखिरी में दे दी जाती है स्कूल जाते वक्त। तो बस इसीलिए चैप्टर का नाम है एक दिन की बादशाहत। अब नेक्स्ट चैप्टर है स्वामी की दादी। तो एक स्वामीनाथन लड़का होता है जो अपनी दादी के साथ रहता है। दादी का सामान क्या होता है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 5 दरिये होते हैं और 3 चादरें होती हैं, 5 तकिए होते हैं, भारी भरकम बिस्तर होता है, पटसन के रेशे पर बना एक वर्गाकार बक्सा होता है, मतलब जितना आपको यहाँ दिख रहा है, और इलायची, लौंग और सुपारी पड़े होते हैं। तांबे के सिक्के होते हैं उस बक्से में, और इलायची, लौंग और सुपारी पड़े होते हैं। तो अपनी दादी के पास लेटा होता है, कहानी सुना रहा होता है। ये कहानी किसकी सुनाता है, राजम एक लड़का होता है, उसकी कहानी सुनाता है। कहता है कि उसके पिता पता है पुलिस अधीक्षक हैं और मतलब वो बहुत बहादुर है। तो दादी भी अपना शुरू हो जाती है, तुमको पता है कि तुम्हारे जो दादाजी थे वो भी रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, लोग जितने पुलिस वाले थे उनसे कांपते थे, डाकू दूर दूर भाग जाते थे। तो इतना कह के फिर वो कहता है कि दादी चुप रहो, मेरी कहानी सुनो। राजम के बारे में आपको पता है, उसे मैथ्स गणित में कितने नंबर मिले। तो दादी कहती है सारे नंबर मिलते होंगे। तो क्या नहीं, 100 में से 90 मिले। फिर दादी फिर शुरू हो जाती है, दादी कहती है तो पता है दादा इतने कम समय में इतना अच्छा उत्तर लिखते थे कि उन्हें 200 नंबर तक दे दिए जाते थे। उन्होंने MA किया था, उनको मेडल मिला था, और मेडल कई दिनों तक वो लटकाए रही थी। अब यहाँ पे होता क्या है, बूढ़े लोगों का होता नहीं है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कहती है मैं खुद उसको कई दिन तक पहने रही मेडल को, मुझे लगता है कि जब बुआ तुम्हारी हुई थी तब उतारा था। फिर कहते हैं कि जब तुम्हारा नहीं याद आया, जब बुआ हुई थी तभी उतारा था मैंने। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उस मेडल को बुआ को दे दिया और तुम्हारी बुआ ने उसको पिघला के चूड़ियाँ बनवा ली। वो इसीलिए मैं कहती हूँ महामूर्ख है। मतलब ऐसे करके कहानी चल रही होती है। फिर वो कहता है कि आपको सुनना है कि नहीं सुनना है, मतलब फिर कहता है आपको पता है कि वो इतना बहादुर है राजम कि उसने एक शेर को मारा था। और ये लोग एक बार जंगल गए हुए थे, ये और इनके राजम और राजम के पिता। तो वहाँ पे 2 शेरों ने उनके ऊपर लपक लिया था और पिता को गिरा दिया था, लेकिन राजम ने क्या किया था, राजम ने उसे गोली मार दी थी शेर को। तो इस तरीके से
फिर बीच में होता क्या है, इसको लगता है कि दादी सो गई, तो कहता है कि मतलब दादी आप सुन रही हैं ना? तो दादी कहती हाँ मुझे पता है, मैंने सुना पूरा। तो कहता अच्छा बताइए कितने शेर थे? तो वो कहती है, दादी कहती है 2 शेर थे और राजम के ऊपर चढ़े थे। तो क्या मतलब चिढ़ जाता है, कहता है कि आपको सुनना नहीं है ये वो। फिर इसी तरीके से मतलब चीज़ें चल रही होती हैं। फिर कहता है कि बहुत प्यारा लड़का है। तो मतलब ये इसको ये लगता है कि दादी राजम से चिढ़ती हैं, लेकिन फिर दादी कहती नहीं नहीं बहुत प्यारा लड़का है, हमको पता है और मुझे विश्वास है पूरा कि तुमने जो शेर की कहानी सुनाई है वो सही है। फिर बात मान जाती हैं। फिर इतने में दादी भी अपना हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगती है। फिर आखिरी में दोनों सो जाते हैं और ये हो जाता है चैप्टर ख़त्म। तो स्वामी की दादी इस चैप्टर का नाम है। अब नेक्स्ट चैप्टर है बिसन की दिलेरी। देखिए क्लास 5th में चैप्टर ज़्यादा हैं तो आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा। इसमें होता क्या है, इसमें एक बिसन नाम का लड़का होता है, ठीक है, जो 10 वर्ष का होता है। ये देखिए लड़का है और ये अपना पहाड़ों में रहता होता है। फिर अपना ये कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है, रोज़ जाता है। वहाँ पर इनकी जो कर्नल दत्ता की पत्नी है उसकी पढ़ाई में मदद करती है। एक दिन ये जा रहा होता है, फिर अचानक उसको गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। 1 गोली 2 गोली मतलब 2-3 गोली एक साथ बजने लगती हैं। मतलब ये डर जाता है पहले तो। फिर ये इसको समझ में आता है कि जब इसके यहाँ फसल पक जाती है तो उस टाइम पे कुछ शिकारी आते हैं, क्योंकि जो फसल पकने पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई पक्षी आ जाते हैं उनको खाने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे वहाँ पे तीतर पक्षी आते हैं। उन तीतर पक्षी का शिकार करने के लिए शिकारी आ जाते हैं। तो उस दिन भी शिकारी आए हुए थे, जिसकी वजह से ये हो रहा था। तब ये अपना धीरे से निकलने लगता है, तभी इसको रास्ते में एक तीतर घायल पक्षी मिल जाता है। और होता क्या है, शिकारी कुछ तो पक्षी ले जाते हैं, लेकिन कुछ जो फसलों के बीच में गिर जाते हैं। तो जब फसलें कटती हैं तो वहाँ के किसानों को बहुत सारे घायल और मरे हुए पक्षी मिलते हैं आखिरी में। तो उस दिन भी ये चुपके से निकल रहा होता है, उसको वो घायल पक्षी दिख जाता है। इसको ये क्या करता है, अपनी स्वेटर में लपेटता है और चुपके से ये जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त ही वो शिकारी इसको देख लेते हैं। जब शिकारी इसको जब देख लेते हैं तो मतलब ये फिर भी पीछे मतलब किसी तरह बचते हुए कटीले तारों से जाने लगता है। तारों के बीच में इसके हाथ में चोट लग जाती, खरोच लग जाती, कपड़ा फट जाता है। इसको पता है इसकी माँ डांटेगी, लेकिन फिर भी ये उस तीतर को बचाने की कोई भी मतलब मौका नहीं छोड़ता है। फिर फाइनली क्या होता है कि अपनी ये जो कर्नल दत्ता थे उनके घर में जाकर के जल्दी से पीछे से छुप जाता है और ऊपर जाकर के उसको छुपाता है तीतर को, और अपना भी छुप जाता है। इतने में वो दोनों लोग यहाँ आते हैं। जब वो दोनों यहाँ पे आते हैं तो कर्नल दत्ता से कहते हैं कि आपके यहाँ एक चोर आया है, हमारा तीतर लेकर के आ गया। कर्नल दत्ता उन शिकारियों का मजाक बना देते हैं कि अच्छा तुम ही वो शिकारी हो, करते क्या हो इन तीतरों का? तो कहते हैं कि मैं तीतर को खाता हूँ। तो इस तरीके से मतलब कर्नल दत्ता कहते हैं जाओ, यहाँ कोई चोर वोर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वो जैसे ही वो लोग जाते हैं उतने में ये लड़का फटाक से आता है छत पे, क्योंकि छुप जाता है ना, छत से ये उतर के आता है और ये कहता है कि मालकिन मालकिन सुनिए, बहू जी सुनिए, ये देखिए बहुत घायल है, इसको ये जख्मी हो गया है, इसको सही करिए। तो इतने में कर्नल दत्ता कहते हैं अच्छा तुम ही वो हो जो तीतर ले आए। फिर फाइनली इसका इलाज किया जाता है और ये फिर इसी के साथ में रहने लगता है, ठीक है, इसको पालतू बना लेता है। तो यही स्टोरी है। उस चैप्टर का नाम, अगेन शीर्षक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़े चैप्टर हैं क्लास 5th में, बिसन की दिलेरी, क्योंकि लड़के का नाम बिसन होता है, ठीक है। अच्छा कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जिसमें कोई स्टोरी नहीं, उसमें केवल कॉमन सेंस वाला है। तो पानी रे पानी नाम का एक चैप्टर है जिसमें पानी के बारे में बताया गया कहाँ से आता है, जल चक्र की बात की गई है कि कैसे पानी मतलब भाप बनता है, फिर बारिश होती है, फिर वही पानी फिर नदियों में मिलता है। तो ये जल चक्र की बात की गई, कैसे उनको गंदा किया जा रहा है। तो इस तरीके से तो बेसिक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम पानी रे पानी। अब नेक्स्ट चैप्टर है चुनौती हिमालय की। तो इसमें कहानी है जवाहरलाल की। इसमें कौन कौन पात्र हैं, देखिए जवाहरलाल जी हैं और इनके भाई हैं, सिर्फ भाई बताया गया, नाम नहीं बताया गया। और एक किशन नाम का व्यक्ति है, किशन, और एक कुली है, ठीक है, इतने लोग हैं। तो ये लोग जब जोजिला पास करते हैं, तो जोजिला पास जो दर्रा नहीं है वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख साइड में पड़ता है, तो वहाँ पे जोजिला पास करने के बाद फिर इनको अमरनाथ की गुफा जाना होता है। तो वो कहता भी है, कुली कहता है कि साहब रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो जाना है, तो 8 मील दूर है, मतलब ये भी कहते हैं। तो कहते हैं ठीक है कर लिया जाएगा। तो इन्हें मतलब यही चीज़ है ना, वहाँ के लोगों को पता है कि वहाँ पर बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, तो 8 मील बहुत हो गया। अब इतना कहने पर उनके साथ में उनका चचेरा भाई भी होता है, ये लोग निकल पड़ते हैं। अब उतने में कहते हैं मेरे साथ कौन चलेगा? तो किशन भी तैयार हो जाता है, किशन चलने को तैयार हो जाता है। ये सब लोग चल रहे होते हैं, रास्ते में इनको बहुत सारी दिक्कतें आती, सीधी सी बात है। ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे, अभी जैसे अमरनाथ का पूरा रास्ता साफ है कि हाँ ये रूट है, उस टाइम पे नहीं था। तो ये लोग ढूंढने के हिसाब से निकल रहे थे। तो उसी टाइम पे किसी की नाक से खून, जैसे ऊंचाई पे बढ़े नाक से खून निकलने लगा और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, मतलब लद्दाखी पूरा इलाका था तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था इस तरीके से। और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये आगे इनको एक खाई मिलती है, उस खाई में ये
गिर जाते हैं। ये कहिए कि ये लोग रस्सी बांधे होते हैं, ठीक है, अपने खुद को ऐसे रस्सी से कुछ बांधे होते हैं, जिसकी वजह से जब ये गिरते हैं, जैसे मूवीज़ में दिखाया नहीं जाता कि रस्सी से कोई लटक रहा होता है, तो वैसे करके ये लटक रहे होते हैं। सब चिल्लाने लगते हैं कि सांप गिर गए हैं, किशन चीखा सांप गिर गए हैं। तो इस तरीके से फाइनली वो मतलब वहाँ पर जब कहते हैं कि मैं पत्थर की टेक ले करके निकलता हूँ, तो धीरे धीरे करके वहाँ से वो पत्थर की टेक लेते हुए रस्सी से बंधे होने की वजह से वो निकल आते हैं। फिर फाइनली इनका जो सफ़र होता है वो अधूरा रह जाता है, अमरनाथ ये नहीं पहुंच पाते क्योंकि आगे बहुत सारी खाइयाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से आगे नहीं जा पाते हैं। तो बस एक रफली सी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर का नाम चुनौती हिमालय की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है फसलों का त्यौहार। तो ये बहुत कॉमन सेंस का मतलब आपको एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि फसलों के त्यौहार में यहाँ मकर संक्रांति की बात की गई है। मकर संक्रांति को किस किस नाम से, आपको पता ही मकर संक्रांति में क्या होता है, मतलब खिचड़ी बनती है ना, खिचड़ी गुड़ तिल दान दिए जाते हैं। तो बस यही स्टोरी बताई गई है। लेकिन अब यहाँ पे मेन लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसको कहाँ पे किस रूप में मनाया जाता है। तो ये बस याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति बोलते हैं। उत्तरायण बोलते हैं ना, जो जनवरी में हम लोग क्या मनाया जाता है। असम में बिहू बोला जाता है, केरल में ओणम बोला जाता है, तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है, पंजाब में लोहड़ी बोला जाता है, झारखंड में सरहुल बोला जाता है, गुजरात में पतंग का त्यौहार होता है। और ये जनवरी से अप्रैल तक ये मनाया जाता है। कहीं कहीं जनवरी में से हम लोग क्या मकर संक्रांति जनवरी में हो जाती है, उसी तरह ये जनवरी से अप्रैल तक के बीच में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल है, याद रखिएगा, सरहुल मनाया जाता है। यहाँ पे संथाल जनजाति के लोग होते हैं जो फरवरी मार्च में ओराव, देखिए ये जो त्यौहार है संथाल लोग फरवरी मार्च में, और ओराव एक जनजाति होती है जो मार्च अप्रैल में मनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें सरहुल में साल के पेड़ की पूजा की जाती है। और ये बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और ये लोग जो चंदा मांगते हैं वो चंदे में मुर्गा, चावल और मिश्री मांगी जाती है। और तमिलनाडु में पोंगल की बात की गई कि पोंगल कब होता है, तो पोंगल जो होता है पोंगल खरीफ की फसल पकने पर होता है, जब कट कर घर में आती है तब होता है, उस टाइम पे मनाया जाता है। और इस टाइम इसमें जो मटके में दूध और चावल रखा जाता है, तो दूध चावल तब तक मतलब उबाला जाता है तब तक उसमें उफान ना आ जाए और मटके से वो बाहर ना गिरने लगे। और जब बाहर गिरता है तो उसको पोंगला 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 कहते हैं, यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई पड़ते हैं। गुजरात में तो आपको पता ही है पतंग उड़ाई जाती है खूब सारी। और कुमाऊँ में मकर संक्रांति को, कुमाऊँ मतलब ये उत्तराखंड वाला इलाका, यहाँ मकर संक्रांति को घुघुटिया कहते हैं, घुघुटिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पॉज करके एक जगह लिख लीजिएगा, और बहुत डिटेल में आएगा तो यहाँ से आएगा, अदरवाइज स्टोरी वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फसलों का त्यौहार है चैप्टर का नाम। अब एक चैप्टर ये है जिसमें डाकिये की कहानी है, कुंवर सिंह को, जिनको सम्मानित किया गया था आगे सरकार के द्वारा। तो इसमें मतलब हिमाचल प्रदेश के होते हैं, इनका बस एक इंटरव्यू लिया जा रहा है कि आप कितने लोग हैं ऐसे करके। तो बस इतना याद रखिएगा कि कुंवर सिंह की कहानी, डाकिये की कहानी कुंवर सिंह, इनको सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने मतलब अपने जो ग्रामीण डाक सेवक के रूप में बहुत अच्छी सेवा दी थी। अब पोयम देख लेते हैं। तो पोयम का नाम है, पहली पोयम हमको देखनी है खिलौने वाला। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसमें आपको खिलौने वर्ड जिसमें भी दिख जाएगा, 4 लाइन आती है और 4 लाइन से पूछा जाता है कि इसका शीर्षक क्या है। तो ये है आपका खिलौने वाला, और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये पोयम। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पोयम है माँ की बेबसी। तो इसमें होता क्या है, एक बच्चा बहुत छोटा होता है जो कि खेलने जब आता है बच्चों के साथ, तो उसकी माँ वहीं पे ही बैठी रहती है। तो इसमें बस यही बताया गया कि ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर वह अब खेलने हमारे साथ आता। और आखिरी वाली लाइन देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि उसके मतलब रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। जब वो मतलब खेलता था तो उस समय उनकी माँ ज़्यादा भयभीत रहती थी, इसी वजह से माँ वहीं बैठी रहती थी। तो इसका नाम है चैप्टर का नाम है माँ की बेबसी, और लिखा है कुंवर नारायण सिंह ने। आपको पढ़ने से ही अंदाज़ा हो जाएगा, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि माँ को लेकर के है, या बच्चा जब खेल रहा होता है तो थोड़ा वो घबराते हैं, ऐसे करके घबराहट वाले कुछ वर्ड दिखेंगे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पोयम है बाघ आया उस रात। तो इसमें आपको जब पोयम 4 लाइन की आएगी तो वहाँ पे एक लाइन दिख जाएगी बाघ आया उस रात। तो ये ऐसे याद रखिएगा। और इसमें होता क्या है कि बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं, मतलब एक लड़का ये कहानी सुना रहा है कि उसके 2 बच्चे हैं और बाघिन सारा दिन पहरा देती है। तो ऐसे करके दूसरा बालक बोला बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। और इस तरीके से ये लिखी गई है नागार्जुन जी के द्वारा। और अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना, ऐसे करके कहानी है बाघ आया उस रात।
अब नेक्स्ट पोयम है छोटी सी हमारी नदी। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई है। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पैर पार, और पार जाते ढोंग डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे नीचे किनारे इसके पार्ट इसका ढालू। मतलब 4-5 लाइन आपको बस स्टार्टिंग की याद होनी चाहिए, वहीं से आपको मिल जाएगा कि नाम है छोटी सी हमारी नदी। अब देखिए एक लास्ट चैप्टर है, और ये चैप्टर के अंदर लास्ट में दे रखा था, इसीलिए मुझे लगा डालना चाहिए। आपको स्टोरी ईदगाह वाली पता ही होगी, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक लड़का होता है हामिद और उसकी दादी होती है, ठीक है, अमीना। तो ये स्टोरी है हामिद और बूढ़ी दादी अमीना की। सबको पता है स्टोरी, मैक्सिमम लोगों को। जिनको नहीं पता उसमें ये बता देती हूँ कि ये लोग मतलब इतने पैसा नहीं होता इनके पास, गरीब होते हैं, लेकिन ये क्योंकि रमज़ान का दिन होता है, वो ईदगाह का दिन होता है, तो ये लोग जाते हैं मेले में। अब मेले में सब बच्चे कहीं खिलौना ले रहे होते हैं, कहीं मिठाई खा रहे होते हैं, लेकिन ये क्या करता है आखिरी में अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है, क्योंकि उनकी दादी जब रोटी सेकती थी तो उसके हाथ जल जाते थे, इसकी वजह से आखिरी में दादी फिर रोने लगती हैं, उसको गले से लगा लेती हैं। और ये रफली स्टोरी है आपकी, और अगर आप डिटेल में सुनना चाहेंगे तो आप ऐसे डालिएगा ईदगाह बाई प्रेमचंद, तो आपको बहुत सारी एनिमेटेड स्टोरी मिल जाएगी। अदरवाइज आपको बस बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए ईदगाह किसने लिखी है, प्रेमचंद ने लिखी है। बस हो गया चैप्टर ख़त्म। बहुत ही बड़ा क्लास 5th का था और बहुत टाइम लगा बनाने में। आई होप आप लोग पसंद करेंगे, और कई बार सुनिए, बस स्टोरी माइंड में रखिए, एक बार सुन लीजिए, फिर अगले दिन फिर एक बार सुन लीजिए, जाने से पहले एक बार सुन लीजिए, ऐसे करके